प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे, शानदार होंगे। तो प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं बिहार के सबसे विश्वसनीय परिवार में, जहां पे हम देते हैं क्वालिटी कंटेंट फॉर अवर बेटर फ्यूचर। तो प्यारे साथियों, हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आज की शाम हम करने वाले धमाल इस चैप्टर के साथ, क्योंकि ये 5वां चैप्टर है हमारे बिहार बोर्ड क्लास 11th का, और जिसका नाम है द लेमेंटेशन ऑफ द ओल्ड प्रिंसनर। का मतलब है कि यहाँ पे एक व्यक्ति, एक बूढ़े व्यक्ति का क्या है, विलाप है। वो परेशान है, वो रो रहा है, वो रुदन कर रहा है कि हाय मेरी जवानी चली गई। उस समय को दोष देता है कि क्या समय था जब मैं एक टाइम पे जवान हुआ करता था। तो प्यारे साथियों, ये एक प्यारा सा चैप्टर है आपके लिए। तो प्लीज एक बार बेटा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लिया करिए, क्योंकि जिससे कि आने वाली अगली क्लास, आगे आने वाली अगली क्लास, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो प्यारे साथियों, शुरुआत करते हैं क्लास की। लेकिन हाँ भैया, शुरू करने से पहले लाइक तो बनता है ना, और सब्सक्राइब तो तुम कर ही दोगे, शेयर तो तुम्हारा काम है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप जहां भी है। और प्लीज वीडियो में तुम्हें क्लास जैसी लगी हो कमेंट जरूर करेगा। तो आइए बेटा क्लास की शुरुआत करते हैं, एक शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कौन है ये, इनका नाम जानते हैं। तो आप देख रहे हैं ना कि क्या ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं मैं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मों का सहरा, है ना। इस चश्मे को हटाओ जी। तो प्यारे बच्चों, पता कौन है ये? नहीं पता है? हम बता देते हैं कौन है। ये हमारे विलियम बटलर ईट्स, जिसको हम क्या बोलते थे, जिसको हम इन शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, WB ईट्स बोलते हैं। ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1865 में, और इनकी मृत्यु जो होती है वो कब हो जाती है? 1939 में। आयरिश पोएट थे बेटा, एंड द ड्रामेटिस्ट, एक बड़े नाटककार थे, एंड वाज द अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 1923। 1923 में क्या होता है कि इनको नोबेल प्राइज से नवाजा जाता है। मतलब इतनी अच्छी लेखनी थी इनकी कि इस लेखनी के लिए क्या होता है, इनको नोबेल प्राइज से क्या होता है बेटा, इनको नवाजा जाता है। अच्छा, साथ ही साथ क्या होता है कि ही वर्कड इन द इंसेंशनली फॉर आयरिश इंडिपेंडेंस एंड फॉर एन आयरिश लिटरेचर सेपरेट फ्रॉम ब्रिटिश लिटरेचर। राइटर क्या कहता है बेटा? कहते हैं उन्हें आयरिश भाषा की स्वतंत्रता तथा ब्रिटिश साहित्य से अलग अलग क्या होता है बेटा, कि इन्हें आयरिश साहित्य के लिए क्या किया, सतत कार्य किया इन्होंने, लगातार इन्होंने काम किया आयरिश चीजों के लिए। ठीक है। एंड अ को फाउंडर ऑफ द आयरिश नेशनल थिएटर कंपनी, और आयरिश नेशनल थिएटर कंपनी को क्या को फाउंडर बनाया गया। ठीक है। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल बिहाइंड द आयरिश थिएटिकल कल्चर, लिटरेसी एंड रिवील with his play The Countess Kathleen and the collection of stories। राइटर बेटा क्या कहता है कि जो हमारे कौन थे, हमारे जो WB ईट्स थे, इन्होंने क्या किया था बेटा, इन्होंने अपने नाटक, इनका जो एक नाटक था बेटा, जो प्ले था, इस प्ले का नाम क्या था बेटा? इस प्ले का नाम था द काउंटलेस कैथलीन, जो 1892 में आया था। तथा इनकी एक कहानी थी बेटा, द सेटलिक ट्विटलाइट, जो आई थी कब? जो आई थी बेटा 1893 में। इसके लिए क्या किया था, साथ ही साथ इन्होंने, मतलब इन्होंने एक नाटक लिखा, कौन सा? द काउंटलेस कैथलीन लिखा। साथ में इन्होंने क्या लिखा, इनकी एक कहानी थी, क्या? इनकी थी सेल्टिक ट्विलाइट। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, साथ ही साथ इन्होंने बेटा क्या किया, थेरेटिकल कल्चर एंड लिटरेसी। तात्पर्य यह है कि इन्होंने इन दोनों के साथ साथ थिएटर कंपनी के साथ संपादक के रूप में, साथ में एक नाटककार के रूप में, साथ ही रंगमंच के रूप में साहित्यिक और साहित्यिक पुनरुद्धार के लिए क्या किया बेटा, उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया। मतलब आयरिश चीजों को उठाने के लिए अगर सबसे ज्यादा किसी का श्रेय जाता है तो हमारे WB ईट्स को जाता है, क्योंकि इन्होंने वहां की संस्कृति, भाषा, वहां के रंगमंच को, वहां के नाटककार को, सब कुछ उठाने के लिए उन्होंने बहुत सारा प्रयास किया था। कहते ना, किसी देश को अगर आगे बढ़ाना हो तो उसका जो पोइटिक बैकग्राउंड होता है वो तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि पोएट ही अपने देश के बारे में, लोगों के बारे में अच्छा लिख सकता है। एक अच्छा लोगों क्या कर सकता है, माइंडसेट चेंज कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। He admired and collected old Irish folk tales and legends inspired by the heroes and romance and the magic of these legends। राइट रहेगा। इन्होंने क्या किया बेटा, इन्हें जो पुरानी लोक कथाएं थी, मतलब द ओ सॉरी हाँ, ही एडमायर्ड, इन्होंने प्रशंसा की, एंड द कलेक्टेड आयरिश फोल्क टेल्स, कहते हैं कि जो आयरिश में जो पुरानी कविताएं लिखी गई थी, मतलब आयरिश जो कविताएं थी, इसे तो अभी आए थे ना, इसके पहले भी तो बहुत लोग आए होंगे। तो कहते हैं कि आयरिश की बेटा, मतलब आयरिश देश में जो लोक कथाएं थी, जो पुरानी कहानियां थी, उसकी इन्होंने क्या की, बहुत प्रशंसा की। उसकी इन्होंने क्या की बेटा, बहुत प्रशंसा की। साथ ही साथ क्या किया इन्होंने, क्या किया इन्होंने, अपने दम पर, मतलब अपनी कलाओं के दम पर, अपनी कलाओं के दम पर क्या किया, द एंड द मैजिक ऑफ दिस लीजेंड्स ही ऑफन स्कैटर्ड पार्ट्स ऑफ द लीजेंड्स इनटू अ सिंगल पोएम। राइटर ये कहना चाहते हैं बेटा कि इन्होंने अपने लोक कथाओं में, अपनी कहानियों में क्या किया, इन्होंने प्रशंसा की उन पुराने लोगों की जिन्होंने इसको लिखा हुआ था। साथ ही क्या किया इन्होंने, अपने नाटक में,
नाटक में क्या करते थे, ये अपने नाटक में क्या करते थे बेटा, बहुत सारे लोगों को, मतलब बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके ना एक ही पोएम में डाल देते थे। मतलब इनकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी कि कई सारे कैरेक्टर को क्या करते थे बेटा, ये एक ही पोएम में इतने बड़े दफा देते थे, लोग इसको लेकर शॉक्ड हो जाते थे, भाई ये कैसे हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाएं बेटा। He often scattered parts of many legends into a single album. डन डन डन, ओके। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखिए, कहते द एलोबरेट स्टाइल एंड वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सिंबलिज्म, मेथिज्म एंड द थियोकल्ट। His best known collection for his period of the tower, the winding stair, the poem Lamentation of the Old Prisoner 1939, which is the रिवाइज्ड वर्जन ऑफ इट्स कर्लियर्स पोएम। राइटर क्या कहता है कि उनके बेटा जो इन्होंने जो काम जो शुरू में इन्होंने काम किया था बेटा, उनके जो लिखने का स्टाइल था वो कैसा था, वो फ्री रेफिलाइट से था। मतलब फ्री रेफिलाइट्स का मतलब होता है कि ये बिल्कुल मुक्तबद्ध, मतलब क्या, एकदम मुक्तक शैली थी, मतलब बहुत ही आजादी तरीके से, बहुत ही आजाद तरीके से, बहुत ही फ्री तरीके से क्या करते थे बेटा, चीजों को लिखते थे। साथ में क्या थी, इनकी जो बेटा रचना थी ना, वो क्या थी, वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय सिंबलिज्म, मेटिज्म एंड द थियोकल्ट्स। का मतलब होता है पारदर्शिता तो थी, पारदर्शिता तो इनके पोएम में थी, साथ में वो एक गायन कविता लिखते थे। गायन के साथ साथ क्या था कि इन्होंने थियोकल्ट्स का मतलब होता है कि इनके जो कविताएं थी वो क्या, वो रहस्यवाद से, अलौकिकता से क्या थी बेटा, वो पूरी तरीके से क्या थी, प्रभावित थी। लिखने का तरीका कैसा था, मुक्तक शैली थी, मतलब छंदबद्ध जो इनके लिखते थे, बहुत ही फ्री स्टाइल में लिखते थे। साथ में क्या होता था, इनके जो कविताएं थी अधिकतर वो किससे, वो हमेशा मतलब अलौकिकता का मतलब होता, थोड़ा सा भगवान से रिलेटेड होती, थोड़ा सा रहस्यवाद इनकी कविताओं में मेटिज्म था, रहा करता था। ठीक है, राइटर क्या कहता है कि हिज बेस्ट नोन कलेक्शन फॉर हिज पीरियड ऑफ द टावर, इनके समय की जो सबसे बेस्ट पोएम थी वो कौन थी, द टावर थी 1928 में, द वाइंडिंग स्टेयर थी 1929 में। और क्या होता है कि इन्होंने जो लैमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंसिलर बेटा 1939 में लिखी थी, ये क्या था, ये रिवाइज्ड वर्जन है। ये रिवाइज्ड वर्जन है किस चीज का, कहते हैं कि ये रिवाइज्ड वर्जन है किस चीज का, ये रिवाइज्ड वर्जन है इसकी कर्लियर पोएम का। द ओल्ड पेंसिलर 1890 presents the poet's reminiscences of his young life, which become more agonizing when he looks at his present state and contrasts his time to youth with the state on the old age। राइटर क्या कहता है, राइटर ये कहता है कि यह कविता लैमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशन 1939 में बेटा जो इन्होंने लिखी थी, जो की थी, जो क्या थी, जो ईट्स की आरंभिक कविता, द ओल्ड पेंशनर 1890 का क्या है, पुनर्संस्करण है। बात को समझना, इन्होंने जो कविता लिखी थी 1939 में बेटा, कब लिखी थी, 1939 में इन्होंने लिखी थी, तो क्या था, इसके पहले उन्होंने 1990 में इसको लिख लिया था। 1990 में बेटा क्या किया था, इन्होंने इस कविता को लिखा हुआ था। ठीक है, 1990 में इन्होंने इस कविता को लिखा हुआ था, उसी का क्या है, उसी का रिवाइज है, थोड़ा सा धूल हटा दिया, थोड़ा सा और बेहतर तरीके से उसको उन्होंने 1939 में फिर लाया। उसी का जैसे एक मूवी आती ना हेरा फेरी, फिर आता है फिर हेरा फेरी, एक मूवी ना, उसके कई सारे वर्जन होते हैं। इससे आया कि धूम, धूम 2, धूम 3, ऐसे ही क्या था कि इनकी धूम मूवी तो थी, इन्होंने धूम 2 लाए 1939 में। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया था, अपने पोएट को बेटा प्रेजेंट किया। तो इसमें उन्होंने क्या लिखा हुआ है, इसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जब मैं जवान था तो एक चार में था, लोग मेरे पास आके बैठते थे, लेकिन जैसे जैसे मैं बूढ़ा हुआ लोग मुझसे दूर भागने लगे। आज मेरे पास कोई नहीं आके बैठता है। आज मैं समय को दोष देता हूँ कि हाय समय, तूने मेरा रंग रूप बदल दिया, तूने मेरे पूरे चेहरे का क्या किया, नक्शा बदल दिया, इसलिए लोग मुझसे आज दूर भाग रहे हैं। तो ये बेटा प्यारा सा कविता है। आइए शुरुआत करते हैं शानदार शीर्षक की। ठीक है, चलिए देख रहे हैं एक व्यक्ति जो आग के पास बैठा हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ये पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, यहाँ पे पेड़ है और यहाँ पे आग जल रही है और सोच रहे हैं बैठ के, यार मतलब क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में क्या चला, क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। ठीक है, एक कविता में देख रहे हैं आप, ये कह रहे हैं कि क्या से क्या हो गया। एक समय था, एक समय था जब, लेकिन आज कुछ नहीं। आइए देखते हैं। Although I shelter from the rain under a broken tree, my chair was nearest to fire in every company. The talk of love and politics at a time transfigured me। राइटर क्या कहता है, कभी कहते, हिंदी भी है, हिंदी देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि आप लोग समझ आए। कभी कहता है एल्दो, हालांकि आई शेल्टर फ्रॉम द रेन अंडर अ ब्रोकन ट्री, हालांकि मैं क्या किया हूं भैया। राइटर कहता है हालांकि क्या है कि मैं एक पेड़ के नीचे, मैं एक पेड़ के नीचे, बारिश के नीचे क्या है, एक ब्रोकन ट्री का मतलब एक सूखे पेड़ के नीचे बारिश में क्या है, बैठा हुआ हूं। और मैं चेयर वॉज नियरेस्ट टू फायर, राइटर कहता है क्या, और उस समय क्या है, उस समय मैं यहाँ पे सबसे आग के पास हूं। मतलब क्या कि माई चेयर वॉज नियरेस्ट टू फायर, मतलब कि अब मैं आग के पास हूं। इसका तात्पर्य कि मैं मौत के करीब हूं, मैं आग के पास हूं। इसका मतलब नहीं आग ताप रहा, इसका मतलब है कि आग के पास का होना कि मतलब वो काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका है, मतलब वो अपनी अवस्था के अंतिम पड़ाव में है।
राइटर क्या कहता है, इन एवरी कंपनी, प्रत्येक कंपनी मतलब बीबी बच्चे दोस्त यार, दैट टॉक्ड ऑफ मी, दैट टॉक्ड ऑफ लव एंड पॉलिटिक्स एट अ टाइम ट्रांसफिगर्ड मी। राइटर क्या कहता है, एरा टाइम ट्रांसफिगर्ड मी का मतलब समय ने मुझे बदल दिया। अब देखना, मैं इसका अर्थ बताता हूं, तुमको अभी समझ में नहीं आएगा। हालांकि जब मैं जवान था, जब मैं क्या था, जब मैं जवान था, जब मेरे पास चार्म था, तो लोग मेरे पास आके बैठा करते थे, मेरी पत्नी, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त और यार, वहां पे प्यार की बातें हुआ करती थी, राजनीति की बातें हुआ करती थी। लेकिन आज क्या हुआ, आज समय ने सब कुछ बदल दिया। जब मैं जवान था तो लोगों में क्या था, मेरे अंदर बहुत उत्साह था, बहुत सारे मजे करते थे, लोगों से आपस में प्यार से बातें करते थे। लेकिन एक समय था कि मेरे पत्नी, मेरे दोस्त मेरे पास आके बैठा करते थे। लेकिन आज एक समय है कि इस समय ने मुझे परिवर्तित कर दिया। आज मेरे अंदर बुढ़ापा आ गया है, आज मेरे चेहरे पे झुर्रियां आ गई हैं। आज लोग मेरे बुढ़ापे की वजह से, मेरे अंदर चार्म ना होने की वजह से आज लोग मुझसे दूर हो चुके हैं। हाय समय, तूने ये क्या कर डाला, तूने मेरे शरीर को बदल डाला, तूने मेरे रंग रूप को बदल डाला। हाय समय, मैं तुझको देश देता हूं। हाय 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 समय, तूने ये क्या कर डाला। तो राइटर यहां पे ही बताना चाहता है कि इस समय ने क्या कर दिया, उसके चेहरे को कुरूप बना दिया है। ये कब सोच रहा है, राइटर कहता है मैं एक पेड़ के नीचे क्या हूं, भारी बारी से बैठा हुआ है एक कुर्सी पे, और मैं इस चीज को सोच रहा हूं। आगे क्या होता है, दो लैड्स आर मेकिंग पाइस अगेन। कहता कि हालांकि जो आजकल के लड़के हैं, राइटर क्या कहता कि मैं मानता हूं कि दिन बदल गए, लेकिन आजकल के जो लड़के, लैड्स का मतलब लड़के, आजकल के जो लोग हैं वो क्या करें, मेकिंग पाइस। पाइस का मतलब होता है भाला। लोग भाले बनाते अगेंस्ट सम कंस्पायरेसी, कुछ साजिशों के तहत। एंड क्रेजी रास्कल्स रेज दियर एट एनिमल ट्रेनरी का मतलब होता है, और कुछ लोग क्या करते हैं, ह्यूमन जाति को क्या करते हैं, मतलब इंसानी जाति को क्या करते हैं, मजाक बनाते हैं, उनको परेशान करते हैं। ठीक है, अब राइटर यहां पे पता क्या कहता है, राइटर कहता है कि हालांकि आज के समय में कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जो केवल विश्वासघात करते हैं। जो पाइस का मतलब भाला, जो कुछ लोग क्या करते हैं, विश्वासघात। आज का समय बदल गया है, लोग इंसानों को परेशान कर रहे हैं। आज का समय बदल गया है, लोग अपने झूठे दिलासों के दम पर क्या करते हैं, लोगों को झूठा लोगों को क्या कर रहे हैं, लोगों का विश्वास क्या कर रहे हैं, उनसे जीत के उनको फिर बाद में धोखा दे रहे हैं। लोग अपने बनावटी चेहरे के अंदर एक चेहरा और रख रहे हैं। तो यही राइटर यहां पे कहना चाहता है कि यहां पे लोग साजिशों के तहत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, परेशान करने की कोशिश करते हैं। राइटर फिर क्या कहता है कि माई कंटेम्पलेशन ऑफ टाइम दैट्स आर ट्रांसफिगर्ड। कहता है मेरी सारी शिकायतें क्या हैं, इस समय के साथ ही जिसने मुझे क्या कर दिया, कुरूप बना दिया है। मैं इस समय को छोड़ूंगा नहीं। राइटर की सोच देखिएगा, देख रहे हैं, एक समय था कि ये ऐसे थे, सॉरी, एक समय था ये ऐसे थे, थोड़ा सा समय बीता फिर ये ऐसे हो गए, और समय बीता तो ये ऐसे हो गए। तो ये इसी में है, ये इसी फिगर में है जो अपने आप को बताते हैं कि हाय, इस समय ने क्या कर डाला। कहता है कि आज के लोग क्या है, एक साजिशों के तहत पूरे ह्यूमन जाति को बर्बाद कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। लोग भाले लेकर खड़े तुमको कोचने के लिए कि कब मौका मिले तुमको कोच दे उठा के। आज पूरे ह्यूमन जाति को, पूरे मानव जाति को लोग परेशान कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हमारे समाज में हैं जो क्या है, जो बहुत ज्यादा गंदगी फैला रहे हैं। राइटर कहता कि एक समय में ऐसा था, चार्म था मेरे अंदर, मेरे पास बाल हुआ करते, चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सफेदा, कैसे देखूं मैं तेरी आंखें। अब क्या है, अब तो है आंखों पे चश्मे का पहरा, इस चश्मे को हटाओ जी। ठीक है बेटा, तो ये था कि मतलब एक समय ऐसे हुआ फिर मैं ऐसे हो गया। इस समय की मार रहती, इनको समय से पूरी शिकायत है बेटा। कहता कि देयर वाज नॉट वुमन टर्न्स हर फेस अपॉन अ ब्रोकन ट्री एंड येट द ब्यूटीज एंड दैट आई लव। राइटर क्या कहता है, राइटर अपने पुराने मतलब समय के बारे में सोच रहा है। वो सोच रहा है कि जब मैं युवा था तो क्या था। राइटर क्या कहता है, देयर इज नॉट अ वुमन टर्न्स हर फेस अपॉन अ ब्रोकन ट्री। एक समय था, एक समय था कि लोग मुझसे प्यार करते थे। एक समय था कि कोई भी महिला इस टूटे हुए पेड़ से मुख नहीं मोड़ती थी। मतलब राइटर क्या है, राइटर अपने आप को एक मुरझाया हुआ पेड़ समझ रहा है। एक समय था जब मैं हरा भरा था तो लोग मेरे तरफ आकर्षित हुआ करते थे। लेकिन आज का टाइम क्या है, आज के टाइम पे मैं बूढ़ा हो चुका हूं। तो यहां पे राइटर अपनी तुलना एक टूटे सूखे पेड़ से कर रहा है। वो कहता है कि आज मैं पुराना हो चुका हूं, बूढ़ा हो चुका हूं ना। आज मेरे तरफ किसी का, एक समय था जब महिलाएं मेरी तरफ आकर, मैं खुल के बोलता हूं, जब महिलाएं मेरी तरफ आकर्षित करती थी, लोग अपना चेहरा मुझे देखकर नहीं घुमाते थे। लेकिन आज, आज पूरा चार में क्या है, मेरे अंदर खत्म हो चुका। आज मुझे लोग देखकर अपना चेहरा घुमा लेते हैं। अरे दादा, एंड येट द ब्यूटीज दैट आई लव्ड आर इन माई मेमोरी। कहते कि जो सुंदरता है ना, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं, वो मेरे दिमाग में बस गई है। मतलब एक समय था जब मैं युवा हुआ करता था, तो वही राइटर कहता कि वो सुंदरता मेरे माइंड में बस गई है। आई स्पिट इन द फेस ऑफ टाइम।
मैं थूकता हूं ऐसे समय पर जिसने मेरा चार्म छीन लिया। मैं थूकता हूं ऐसे समय पर जिसने मेरा चार्म छीन लिया। मैं थूकता हूं ऐसे समय पर जिसने मुझे बूढ़ा बना दिया। अरे मैं थूकता हूं ऐसे समय पर जिसने मुझसे मेरे लोगों को क्या कर लिया, छीन लिया। दैट वाज अ ट्रांसफिगर्ड मी, जिसने मुझे पूरी तरीके से क्या कर दिया, बदल दिया। जिसने क्या कर दिया, मेरी जवानी को छीन लिया। मेरे अंदर कोई आकर्षण नहीं है। मैं थूकता हूं ऐसे समय पर जिसने मेरा सब कुछ क्या कर दिया हो, जिसने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो राइटर यहां पे बेटा यही कहते हैं कि इस तरीके से क्या है, ये अपने आप को बताते प्रदर्शित करते कि पूरी इनकी शिकायत क्या है। द ओल्ड लेमेंट, मतलब यहाँ पे द लेमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर का मतलब है, यहाँ पे राइटर यही कहता है कि मतलब दुख है इसका, एक पुराने बूढ़े व्यक्ति का दुख है कि ये समय ने मुझे कैसे बदला। ये थे फिर ये हुए, सॉरी ये थे फिर ये हुए, फिर ये हो गए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों समय है, समय की मार है। ये आज मैं हूं, कल मैं भी तो बूढ़ा होऊंगा। ये ऐसा नहीं कि मैं जवान रहूंगा, सबको एक दिन जाना है, देश दुनिया में सब कुछ छोड़ के सब कुछ जाना है। तो बस यही है। तो प्यारे बच्चों जैसी लगी हो क्लास प्लीज कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का आकांक्षी हूं। प्लीज मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट का। तब तक के लिए आप सभी को लव यू ऑल, थैंक यू सो नमस्कार। और जैसा लगा, अगर आप चाहते हैं कि सर अब इसका ऑब्जेक्टिव है तो प्लीज कमेंट करना। इसका ऑब्जेक्टिव हम चैप्टर नंबर 1 से लगाएंगे, चैप्टर नंबर 5 तक पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए दीजिए आदेश, मिलता हूं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करके जाइएगा। साथ में टेलीग्राम चैनल आपका है, ठीक है, और साथ में आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सारी की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, फिलहाल मैंने इसको शेयर भी कर दिया है, आप देख लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। इसको मैं पिंग करा दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप को और आपके टेलीग्राम लिंक को। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।